जय हिंद। तो आइए आज हम आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के बारे में आज हम जो एग्जाम से रिलेटेड रहता है, जो कि हर एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, फेमस पार्क के बारे में आपको हम बताएंगे लोकेशन के साथ। कौन कौन सा राज्य में कौन कौन पार्क है जो कि फेमस है, जो एग्जाम से रिलेटेड है, हर एग्जाम में पूछता है। जितना कंपटीशन की एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछ भी करता है, कहीं ना कहीं से पूछता ही है। तो चलिए आज हम इसको पूरा याद कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। यहाँ से इधर देखिए, तो हम आपको पहले मैप बना देते हैं, क्योंकि मैप से ही समझ में आएगा। तो ये हमारा भारत की मैप हो गया। ये हमारा मान लीजिए भारत की मैप हो गया। अब इस मैप के अनुसार हम राष्ट्रीय उद्यान के फेमस नाम कंप्लीट एकदम करेक्ट लोकेशन समझेंगे। कौन सा राज्य में कौन कौन से पार्क है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब ये रहेगा तो दिक्कत करेगा लिखने में, छोटा है पैनल। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बोलेंगे, आप पीछे से रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दाचिंगम, 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 दाचिंगम। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम इंटरनेशनल पार्क है। फेमस दाचिंगम पार्क है, फेमस दाचिंगम इंटरनेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर के, जो कि एग्जाम से पूछता है। एक लद्दाख में है, लद्दाख में कौन सा है? हेमिस है, लद्दाख में हेमिस, 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 हेमिस जो है फेमस है लद्दाख का इंटरनेशनल पार्क। अब लद्दाख के बाद में आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी इंटरनेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी इंटरनेशनल पार्क है। अब हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश। अब हम आ गए हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा में देखिए इंटरनेशनल पार्क एक है, वो सुल्तान, जो कि सुल्तान मूवी भी यहाँ पर शूट हुआ था, सलमान खान के जो है। सुल्तान इंटरनेशनल पार्क है, सुल्तान, सुल्तान इंटरनेशनल पार्क कहाँ पर है? तो हमारा हरियाणा में है, हरियाणा में है। अब आइए राजस्थान, कहाँ पर भाई? तो राजस्थान, राजस्थान में ये, राजस्थान में देखिए 3 इंटरनेशनल पार्क है। अभी तो 5 है, बट अभी 2 के नहीं आया है नाम। अभी 3 जो है फेमस है, एग्जाम में पूछता ही है, पूछता है। जैसे कि पूछता है कि दाचिंगम इंटरनेशनल पार्क कौन से राज्य का है? जम्मू कश्मीर। तो ऐसा करिए कि जितना फेमस नाम है ना सबको याद कर लीजिए, टेंशन से मुक्त हो जाइए, बात खत्म। देखिए अब हमारा राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन सा है? राजस्थान में 3 है, केवलादेव, रणथंभौर, रणथंभौर। कौन सा है भाई? रणथंभौर, रणथंभौर, केवलादेव, 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 और एक है मुकुंद, मुकुंद मलाई, मुकुंद मलाई। रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंद मलाई कहाँ का है? तो राजस्थान के। देखिए ये जो राजस्थान का कितना है? तो ये 3 है, ये 3 है राजस्थान के, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंद मलाई। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के। अब ये गुजरात है, हमारा भाई गुजरात है। गुजरात में, गुजरात के 2 अभी है, एक गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री। तो एक है, एक गिर ब्लैक बॉक, गिर और ब्लैक बॉक, गिर और ब्लैक बॉक। ये 2 हमारा कहाँ का है? गुजरात के। देखिए गुजरात के गिर और ब्लैक बक, गुजरात के गिर और ब्लैक बक सीक्वेंस में याद करिएगा। एकदम पहले मैप बना लीजिएगा, 2-3 बार लिखिएगा, आराम से याद हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा।
फिर गुजरात के बाद में अब आइए मध्य प्रदेश। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में यहाँ खींच लेते हैं, ये हो गया मध्य प्रदेश के, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के खींच के लाते हैं यहाँ पर। देखिए छत्तीसगढ़ के हमारा हो गया इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती इंटरनेशनल पार्क कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ के। अब हमारा मध्य प्रदेश के कान्हा और पन्ना, कान्हा और पन्ना, कान्हा और पन्ना, कान्हा और पन्ना कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती इंटरनेशनल पार्क। अब आइए कर्नाटक, महाराष्ट्र में पहले एक महाराष्ट्र छूट रहा है, एक महाराष्ट्र में एक फेमस है, वो है संजय गांधी, संजय, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका संजय, संजय गांधी का है, संजय गांधी, संजय गांधी इंटरनेशनल पार्क कहाँ का है? तो महाराष्ट्र के, संजय गांधी महाराष्ट्र, संजय गांधी महाराष्ट्र। अब ये कर्नाटक के, कर्नाटक, ये हो गया कर्नाटक, कर्नाटक के यहाँ पर लिख देते हैं। कर्नाटक में भी 3 है, नागर, नागर होल कहाँ भाई? नागर होल, बन्नरघट्टा, बंदीपुरा, बंदीपुरा, बन्नरघट्टा, बन्नरघट्टा। देखिए कर्नाटक के फेमस है पार्क, नागरहोल, बंदीपुरा, बन्नरघट्टा, ये हो गया कर्नाटक के, ये हो गया कर्नाटक के। अब आइए केरल के, केरल के, केरल के देखिए यहीं पर लेते हैं, एराम्बिकुलम साइलेंट वैली, एराम्बिकुलर, एराम्बिकुलर, एराम्बिकुलर साइलेंट वैली, साइलेंट, साइलेंट वैली, ब्रेली, साइलेंट वैली, एराम्बिकुलम साइलेंट वैली कहाँ का है? तो केरल के, एराम्बिकुलम साइलेंट वैली कहाँ का है? तो केरल के इंटरनेशनल पार्क है। अब भैया हमारा यहाँ चेन्नई, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। देखिए तमिलनाडु में भी 3 है, तमिलनाडु में कितना है? 3 इंटरनेशनल पार्क है। एक मुकुंद्रा हिल, मुकुंद्रा हिल कौन सा है भाई? मुकुंद्रा हिल। एक मुकुर्ती, मुकुर्थी, मुकुर्थी। एक मन्नार की, मन्नार की खाड़ी, एक मन्नार की खाड़ी। देखिए तमिलनाडु में मुकुंदरा हिल, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु में मुकुंदरा हिल, मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी। ये शायद समझ नहीं आ रहा, अब आएगा मुकुंदरा हिल, मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी। अब आइए हमारा कहाँ पर? तो यहाँ अमरावती, अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में एक ही है पापीकुंडा, 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 बस एक ही है पापीकुंडा। आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क पापीकुंडा। अब ये हमारा एक है यहाँ पर उड़ीसा। कहाँ पर भाई? उड़ीसा। उड़ीसा में हमारा 2 इंटरनेशनल पार्क है जो फेमस है, जो एग्जाम में भी पूछता है, कभी कभी पूछ ही जाता है, तो इसको भी याद कर लेते हैं। उड़ीसा में है एक हमारा सिमलीपाल, सिमलीपाल कौन सा भाई? सिमलीपाल इंटरनेशनल पार्क। और एक है भीतरकनिका, भीतरकनिका, भीतरकनिका। ये नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिख देते हैं कनिका, अब दिख रहा होगा भीतरकनिका। उड़ीसा में कौन कौन सा इंटरनेशनल पार्क? सिमलीपाल, भीतरकनिका, सिमलीपाल, भीतरकनिका। ये प्रकार से इधर ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारा उत्तराखंड। अब आइए उत्तराखंड, अब उधर से स्टार्ट करते हैं, तब जाके खत्म कर देंगे।
अब उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड देखिए 3 है, 3 4 है। देखिए पहले जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, कार्बेट, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, राजा जी, राजा जी। उत्तराखंड में देखिए जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, राजा जी इंटरनेशनल पार्क है। पूछता है जिम कार्बेट या फूलों की घाटी या राजा जी इंटरनेशनल पार्क कौन से राज्य का है, तो उत्तराखंड की है, याद रखिएगा। फिर यूपी में, अब ये यूपी में बस एक ही है भी, तो फिलहाल में एक ही फेमस है, अभी एक बनारस में भी है। तो ये हो गया हमारा दुधवा, सबसे फेमस कौन सा है, दुधवा, यूपी के इंटरनेशनल पार्क दुधवा। अब आइए बिहार, बिहार के इंटरनेशनल पार्क कौन सी है भाई, वाल्मीकि, 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 बिहार के वाल्मीकि। अब एक आइए देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर मेघालय है, और यहाँ पर आसाम है, और यहाँ पर मणिपुर है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हटेगा नहीं। तो हम पहले सिक्किम के लिखते हैं, सिक्किम एस लिखे हैं, यानी कि सिक्किम। सिक्किम के देखिए कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा इंटरनेशनल पार्क है, कंचनजंगा इंटरनेशनल पार्क सिक्किम के। असम के देखिए ऐसे असम, ऐसे असम, असम में कंचनजंगा, 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 कंचनजंगा असम में, कंचनजंगा असम में। और एक कौन सा है, मेघालय, 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 मेघालय में नोकरेक, नोकरेक, मेघालय में नोकरेक। अब है हमारा असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश रह गया। मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के काबुलाम जाओ, काबुल, काबुल लाम, काबुलाम जाओ, काबुलाम जाओ, काबुलाम जाओ। देखिए मणिपुर हो गया, ये हमारा मेघालय हो गया, ये आसाम हो गया कंचनजंगा, और ये हमारा सिक्किम हो गया कंचनजंगा। देखिए ये कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा कंचनजंगा में अंतर समझिएगा। अब हमारा बच गया कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर बच गया, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए दियांग, दियांग है, दिहांग, दिहांग, नामदफा, नामदफा, नामदफा। अब देखिए एक बार आपको रिवाइजिंग करा देते हैं, कंप्लीटली जैसे बोलेंगे वैसे बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर दाचिंगम, जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल पार्क दाचिंगम। लद्दाख के इंटरनेशनल पार्क हेमिस, लद्दाख के इंटरनेशनल पार्क हेमिस। हिमाचल प्रदेश के पीन घाटी, पीन घाटी हिमाचल प्रदेश के, पीन घाटी हिमाचल प्रदेश के। उत्तराखंड के जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, राजा जी इंटरनेशनल पार्क। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, राजा जी इंटरनेशनल पार्क है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, राजा जी इंटरनेशनल पार्क। अब ये हरियाणा, हरियाणा में सुल्तानपुर, हरियाणा में सुल्तानपुर, हरियाणा में सुल्तानपुर। राजस्थान, राजस्थान में रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदमलाई, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदमलाई, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदमलाई, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदमलाई, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदमलाई।
राजस्थान के इंटरनेशनल पार्क, राजस्थान के इंटरनेशनल पार्क। रणथंभौर केवलादेव मुकुंदमलाई। गुजरात, गुजरात में गिर ब्लैक बक, गुजरात में गिर ब्लैक बक, गुजरात में गिर ब्लैक बक। अब आइए हमारा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कानापाना, मध्य प्रदेश में कानापाना। अब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में संजय गांधी, महाराष्ट्र में संजय गांधी, महाराष्ट्र में संजय गांधी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती। अब ये कर्नाटक, कर्नाटक में नागरहोल बंदीघाटी बंदीपुरा बंदरघाटा, नागरहोल बंदीपुरा बंदरघाटा, नागरहोल बंदीपुरा बंदरघाटा, नागरहोल बंदीपुरा बंदरघाटा, कर्नाटक नागरहोल बंदीपुरा बंदरघाटा। ये हो गया केरल, एरम्बिकुलर साइलेंट वैली, केरल में एरम्बिकुलर साइलेंट वैली, केरल में एरम्बिकुलर साइलेंट वैली। अब ये चेन्नई तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मुकुंदरा हिल मुकुरुती मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में मुकुंदरा हिल मुकुरुती मन्नार की खाड़ी, मुकुंदरा हिल मुकुरुती मन्नार की खाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में पापीकुंडा, अरुणाचल प्रदेश में पापीकुंडा, अरुणाचल प्रदेश में पापीकुंडा। उत्तराखंड में उड़ीसा में, उड़ीसा में सिमलीपाल भितरकनिका, उड़ीसा में सिमलीपाल भितरकनिका, उड़ीसा में सिमलीपाल भितरकनिका। बिहार में वाल्मीकि, बिहार में वाल्मीकि। यूपी में दुधवा, यूपी में दुधवा। सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा। असम में कंचरंगा, असम में कंचरंगा। मणिपुर, मेघालय में नोकरेक, मेघालय में नोकरेक। मणिपुर में काबू लमजाओ, मणिपुर में काबू लमजाओ, मणिपुर में काबू लमजाओ। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा दियांग दियांग, नामदफा दियांग दियांग। तो कंप्लीट हो गया, याद कर लिए। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम इंटरनेशनल पार्क है, हिमाचल प्रदेश में तीन घाटी इंटरनेशनल पार्क, हरियाणा में सुल्तानपुर इंटरनेशनल पार्क, राजस्थान में रणथंभौर केवलादेव मुकुंदमलाई, गुजरात में गिर ब्लैक बक, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में कानापाना, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, महाराष्ट्र में संजय गांधी, कर्नाटक में नागरहोल बंदीपुरा बंदरघाटा, केरल में एरम्बिकुलम साइलेंट वैली, तमिलनाडु में मुकुंदरा हिल मुकुंदमलाई मन्नार की खाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पापीकुंडा, उड़ीसा में सिमलीपाल भितरकनिका, बिहार में वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में दुधवा, यूपी में उत्तराखंड में जिम कार्बेट फूलों की घाटी, राजाजी इंटरनेशनल पार्क, लद्दाख में हेमिस, जम्मू कश्मीर दाचिंगम। अब हमारा हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये जो छोटा है ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सुंदरबन, पश्चिम बंगाल सुंदरबन, पश्चिम बंगाल सुंदरबन, पश्चिम बंगाल सुंदरबन। यहाँ पर सिक्किम में कंचनजंगा, ये असम में कंचनजंगा, ये मेघालय में नोकरेक, मणिपुर में काबू लमजाओ, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। आइए हम आज आपको इस वीडियो में पॉलिटी शुरू से पढ़ाएंगे, एकदम इतना अच्छा से पढ़ाएंगे ना कि अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो एकदम बेहतर समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। अगर आप पढ़ चुके होंगे तो और अच्छा है, रिवाइजिंग हो जाएगा, किताब उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यूट्यूब देखिए एक ऐसा है ना प्लेटफॉर्म, ये महासागर है यूट्यूब, यूट्यूब एक महासागर है। ये आपको देखना है कि आप क्या लेके बैठे हैं, ड्राम लेके बैठे हैं कि बड़का ड्राम लेके बैठे हैं, आप किस प्रकार की उसमें भरना चाहते हैं, आप गंदगी भरना चाहते हैं या अमृत भरना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी स्टार्टिंग से। देखिए आपको बताने से पहले उसका बाहरी मोटा मोटा बता देते हैं इसमें क्या क्या आता है। देखिए पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना होता है। एक अपना संविधान के बारे में, संविधान, संविधान। एक होता है आईपीसी, आईपीसी, आईपीसी। एक होता है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ। देखिए आईपीसी जो होता है संविधान पर हमारा सरकार काम करती है, संविधान के अनुसार कार्य करती है। आईपीसी पुलिस काम करती है आईपीसी के तहत। देखिए आईपीसी धारा होता है, इसमें धारा लगता है, इसमें धारा लगता है, इसमें भी धारा लगता है, इसमें सीआरपीएफ धारा लगता है, सीआरपीएफ की धारा लगता है। यह कोर्ट के लिए होता है, यह पुलिस के लिए होता है। तो जो लोग पुलिस में भर्ती होते हैं उनको ट्रेनिंग में, ये 3 महीने का ट्रेनिंग में ये सब बता दिया जाता है आईपीसी के बारे में। तो ये ट्रेनिंग के बाद कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, बट हम पहले संविधान के बारे में जानेंगे। 395 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद है, अनुसूची कहा गया। 395 यह है आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है और 22 भाग है।
तो 22 भाग 395 आर्टिकल और 12 अनुसूची के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, बट कोशिश करेंगे कि 3 भाग कंप्लीट कर दें, 3 भाग तक कंप्लीट कर देंगे, आपको बेहतरीन से पढ़ाएंगे। जैसे आप कोचिंग में पढ़ोगे उसी तरह पढ़ाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आईपीसी पर क्या काम करती है पुलिस, सीआरपीएफ पर हमारा कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप ये समझ गए। तो हम संविधान के बारे में समझेंगे। देखिए संविधान के बारे में क्या होता है कि हमारा संविधान में भाग है, पहले आता है भाग जो है 22 भाग है। आर्टिकल 395 यानी कि अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ है हमारा 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। तो हम पहले ये छोटा वाला को क्लियर करते हैं, फिर तब भाग में आएंगे, फिर भाग में आएंगे। और भाग के साथ ही चलेगा आर्टिकल, क्योंकि एक भाग में 4 आर्टिकल है, 1 2 3 4। दूसरा भाग में 4 से 11 है, तीसरा में 12 से 35 है। तो हम लोग तीसरा कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें इस वीडियो में, क्योंकि 12 से 35 आर्टिकल तक है, और एक में 1 से 4 है, 2 में 5 से 11 है। तो पहले हम अनुसूची के बारे में इस वीडियो में एक अनुसूची नहीं, भाग भी जानेंगे और आर्टिकल भी जानेंगे। तो पहले हम छोटा वाला को क्लियर करते हैं, देखते हैं कहाँ तक खिंचाता है। तो पहले हम अनुसूची पढ़ेंगे। देखिए अनुसूची के बारे में जानेंगे। पहला अनुसूची में क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ 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 है। इसमें कितना देश है, इसमें हमारा 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए संघ के मतलब होता है कि इसमें जितना राज्य है ये कभी टूट नहीं सकता है। ये केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि छोटा राज्य होता है और उसका क्षेत्रफल छोटा होता है और दूर होता है, इसके लिए उसको हम केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया है। भारत एक संघ राज्य है, भारत एक संघ राज्य है। एक कॉन्फेडरेशन होता है, एक फेडरेशन होता है। फेडरेशन अमेरिका एक फेडरेशन है, अमेरिका एक फेडरेशन है, भारत एक संघ है। भारत में एकहरी शासन होता है और अमेरिका में दोहरी होता है। तो हम पहले एक अनुसूची एक क्लियर हो गया, भारत राज्य का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दो में होता है शपथ, दो में वेतन, किनको कितना वेतन मिलेगा, 3 में शपथ, 3 में शपथ। देखिए लिखावट में कभी कभी कलम घूम जाता है, बट जो बोलेंगे वही सही रहेगा, तो लिखावट में मत जाइएगा, अगर ध्यान में आएगा तो हम उसको सही कर देंगे। 2 में वेतन है, 3 में शपथ है। शपथ मतलब कि जो शपथ लेता है, जो लोग, जैसे कि जितना लोग शपथ लेते हैं वो कहाँ से, तो अनुसूची 3 से। अनुसूची 3 में जाते हैं, किस चीज़ का शपथ ले रहे हैं, विधायक, मंत्री वगैरह जितना भी शपथ लेते हैं यहाँ से लेते हैं, पाना फाड़ते हैं और अपना पार्टी के नाम लेते हैं और बताते हैं कि हम खून चुसवा पार्टी को अपन छाप भारत की अखंडता और बनाए रखेंगे। शपथ लेता है, यहीं से पाना फाड़ता है और प्रिंट आउट निकलता है, आगे रखता है और उसमें से देख के पढ़ता है। तो शपथ किस में है, शपथ के बारे में अनुसूची 3 में। अब ये 4 में देखिए क्या कहता है कि भारत राज्यसभा के सीटें, यानी कि राज्य में कौन सा राज्य में कितना सीट है, वो बताया है 4 में, अनुसूची 4 में बताया है कौन सा राज्य में कितना सीट है। बिहार, यूपी जितना है सब राज्य के इसमें लिखा हुआ है कौन सा राज्य में कितना सीट है। 5 में क्या बोलता है, देखिए 5 में SC/ST के प्रावधान दिया गया है, SC और ST के प्रावधान दिए गए हैं। 6 में पूर्वोत्तर राज्यों को रखा गया है, पूर्वोत्तर राज्य मतलब कि पहला पर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब पूर्वोत्तर राज्य में रखा गया है। 7 पर शक्ति का विभाजन,
शक्ति का विभाजन। देखिए शक्ति का विभाजन मतलब एक संघ होता है, हमारा केंद्र सरकार होती है संघ, एक राज्य सरकार होती है, एक समवर्ती होता है समवर्ती, एक अवशिष्ट होता है अवशिष्ट। संघ मतलब कि केंद्र सरकार पर नियंत्रण रहता है, संघ मतलब केंद्र सरकार के नियंत्रण रहता है, राज्य मतलब राज्य सरकार के नियंत्रण रहता है, समवर्ती मतलब दोनों मिल के कानून बनाता है। जैसे कि अगर किसी प्रकार के इसमें विवाद हुआ तो सुना जाएगा किसको, केंद्र सरकार को, किसको, केंद्र सरकार को, क्योंकि ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र को ही दिया गया है। अगर किसी बात के लेकर इसमें विवाद हुआ तो केंद्र को सुना जाएगा। अवशिष्ट मतलब कि सादा पेज है, उसमें कुछ नया जोड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। अब ये 8 में क्या है, भाषा। 8 में क्या है भाई, भाषा। 8 में हमारा भाषा है। पहले भाषा हमारा 14 थी, अब वर्तमान में 22 हो गया, वर्तमान में 22 हो गया। 9 नंबर पे भूमि अर्जित, भूमि सुधार, भूमि सुधार। 10 में है दल बदल कानून, 11 में है पंचायती राज, 12 में है नगर परिषद। देखिए पंचायती राज 1993 में आया था। दल बदल कानून, जैसे कि हम पार्टी में जिस पार्टी में ज्वाइनिंग किए और जीत गए तो हम उस पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं, उसके लिए ये बताया गया है। तो अनुसूची 12 क्लियर हो गया। अब देखिए इसको बेहतरीन से समझाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि रिवाइजिंग यूट्यूब क्या होता है, रिवाइजिंग के लिए होता है, और क्लास के लिए क्लास होता है, ट्यूशन। यूट्यूब रिवाइजिंग के लिए, जैसे यूट्यूब पर जो गाना सुनेंगे उससे अच्छा है कि अपना पढ़ाई की रिवाइजिंग कर ले, कौन चीज़ खराब होगा, बेहतर हो जाएगा। गाना सुनने से अच्छा ना है, माइंड को डिस्टर्ब करेगा झूठों के। तो अब हम चलते हैं अपना भाग में, कहाँ चलते हैं, भाग में। देखिए भाग 1 में क्या कहता है, भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में इसमें कहता है भारत राज्य का संघ है, इसमें भारत राज्य का संघ है। मतलब कि अनुसूची 1 में बताया गया है कि भारत राज्य का संघ है, कितना क्षेत्रफल है और कौन कौन सा राज्य है, ये सारा चीज़ बताया है कि अनुसूची 1 में जाकर देख लीजिए। इसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 में बताया है कितने हमारे भारत देश के बाहर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं देश के, या किसी भी देश से टूटा हुआ भाग है, अगर वो चाहता है कि भारत में मिल जाए तो उसको संसद मिला सकती है। कौन मिला सकते हैं, तो उसको संसद मिला सकती है भारत में। उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, तो किसी भी देश के टुकड़ा, किसी भी देश का टुकड़ा को जोड़ा जा सकता है, किसी भी देश के टुकड़ा को जोड़ा जा सकता है। वो हमारा भाग 1 के अनुच्छेद 2 में बोल रहा है, भारत 1 के अनुच्छेद 2 में बोल रहा है। जैसे कि सिक्किम 73वां संशोधन, सिक्किम को 73वां संशोधन 1974 में उसको भारत के राज्य बनाया गया, भारत का दर्जा दिया गया ना, तो हाँ दिया गया। तो उसी प्रकार ये बोला है कि किसी भी देश का टुकड़ा हो या किसी भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, अगर वो भारत का राज्य नहीं है और भारत में मिलना चाह रहा है तो हम उसको मिला सकते हैं, उसके लिए किसी भी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा भाग 1 के अनुच्छेद 2 में बता रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 में क्या बता रहा है, 3 में कह रहा है, अब देखिए संविधान में क्या चीज़ है, ये बोल रहा है कि किसी भी देश को मिलाइए और उसको तोड़ फोड़ मचा दीजिए, जैसे कि अब हम ये नहीं कह रहे कि सिक्किम को तोड़ फोड़ मचा दीजिए, जैसे कि ये बोल रहा है कि किसी भी भारत के राज्य है, जो भारत के कोई भी राज्य हो, अगर उसको तोड़ना चाह रहा है संसद, उसको मतलब कि क्षेत्रफल घटाना बढ़ाना चाह रहा है, तो सारा शक्ति संसद के पास है, उसके लिए किसी प्रकार के राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा 3 बता रहा है। जैसे कि तोड़ा गया है, जैसे कि एग्जाम्पल डायरेक्ट बता देते हैं। अब बता दिए क्या होता है,
भाग 1 के अनुच्छेद 3 में, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश एमपी, सीधा एमपी लिखते हैं, एमपी को तोड़ा छत्तीसगढ़, एमपी को तोड़ा छत्तीसगढ़, यूपी, यूपी को तोड़ा कौन सा उत्तराखंड, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, झारखंड, बिहार को तोड़ा झारखंड। देखिए तीन अनुसूची तीन भाग 1 के अनुच्छेद 3 बोल रहा है कि किसी भी भारत के राज्य को अगर संसद चाह रहा है तोड़ने के लिए, उसको एक अलग राज्य बनाने के लिए तो बना सकता है, उसको अनुमति है। कौन सा है? तो भाग 1 के अनुच्छेद 3 में बोल रहा है। कब किया गया था? देखिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर को, 1 नवंबर को, यूपी को 1 नवंबर 2000, सोचिए कि 2000 में सब हुआ है। अब यूपी को उत्तराखंड को तोड़ा गया था तो 9 नवंबर को, 9 नवंबर को, और बिहार से झारखंड को तोड़ा गया था 15 नवंबर को 2000 में, इसको भी 2000 में। आप समझ गए हमारा क्या बोल रहा है? 3 अनुच्छेद 3 बोल रहा है कि किसी भी राज्य को, अपने भारत के राज्य को, भारत के किसी भी राज्य को अगर तोड़ना चाह रहे संसद तो तोड़ सकता है, उसके पास फुल अनुमति है, किसी भी चीज़ की अनुमति की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसके पास पावर है। जैसे कि तोड़ा है 1 नवंबर को मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ अलग किया, और ये 2000 में। यूपी को उत्तराखंड को अलग किया 9 नवंबर 2000 को, बिहार से झारखंड को अलग किया 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब आइए 4 में। देखिए 4 क्या कर रहा है? 4 कुछ नहीं कर रहे हैं, बस 4 यही चीज़ को दोहराया है, यही चीज़ को दोहराया है। 4 क्या किया है? इसी चीज़ को दोहरा दिया है। कह रहा है कि जो हमारा अनुच्छेद 2-3 है उसको 368 अनुच्छेद से बाहर रखा गया है, 368 अनुच्छेद के बाहर रखा गया है, बाहर रखा गया है। किसको? तो 2-3 को, 2-3 को 368 अनुच्छेद के बाहर रखा गया है। और जो 368 के अंदर रखा गया है, जो 368 के अंदर रखा गया है, जो 368 के अंदर रखा गया है, उसको उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होगा। जो 368 से बाहर रखा गया उस पर राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है, पर जो 368 के अंदर है उस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर बिना नहीं हो सकता है काम। बट ये 2-3 को 368 के बाहर रखा गया है, इसीलिए इस पर राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होता है, इस संसद अपने से काम कर लेता है। तो हमारा 4 कंप्लीट हो गया, अनुच्छेद 4 तक, भाग 1 कंप्लीट, अनुसूची कंप्लीट, भाग 1 कंप्लीट। अब आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में है अनुसूची यानी कि आर्टिकल 5 से 11। ये गलती हो गया, यहाँ पर होगा 26 जनवरी 1950, ये हो गया 48। देखिए 5 कह रहा है प्रारंभ से नागरिकता दी जाएगी, यानी कि 26 जनवरी 1950 से भारत में नागरिकता दी जाएगी। और कह रहा है कि पाकिस्तान से इंडिया में जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। इंडिया से पाकिस्तान जो लोग गए थे और पाकिस्तान से फिर इंडिया वापस आए थे 1 मार्च 1947 को, उनको नागरिकता दी जाएगी। 8 कह रहा है विदेश में भ्रमण करिए, विवाह करिए, बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। 9 कह रहा है कि विदेश की नागरिकता लीजिएगा तो भारत की नागरिकता को रद्द कर दी जाएगी। 10 कह रहा है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी काम ना करे तब तक। 11 कह रहा है कानून को संसद पास करेगी और बनाएगी गृह मंत्रालय। तो ये 26 जनवरी 1950 होगा, ये 19 जुलाई 1948 होगा। गलती से लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार लीजिएगा। अगर लिख रहे होंगे तो 26 जनवरी 1950 लिखिएगा। प्रारंभ से कब हुआ, संविधान हमारा लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो लिखा गया था गलती से, तो पता चलना चाहिए ना आपको कि 26 जनवरी 1950 के ही संविधान लागू हुआ था। तो प्रारंभ से यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद में परमिट रूल लागू हुआ।
फिर इंडिया से पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान से इंडिया में वापस आए थे। 1 मार्च 1947 से पहले उनको बिना परमिट के ही भारत में नागरिकता दी जाएगी। 8 में विदेशी भ्रमण, विवाह, बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। 9 में कह रहा है कि विदेश की नागरिकता लीजिएगा तो भारत की नागरिकता को खत्म कर दी जाएगी। 10 में कह रहा है भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी काम न करे तब तक। 11 कह रहा है कानून को संसद पास करेगी और बनाएगी गृह मंत्रालय, बनेगी गृह मंत्रालय। देखिए 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है आर्टिकल 5 में भाग 2 के आर्टिकल 5 में, भाग 2 के आर्टिकल 5 में 5 में कह रहा है कि प्रारंभ से, इसमें नागरिकता का मतलब कि नागरिकता के बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें फुल नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता किस में है तो हमारा 5 से 11 तक में है, 5 से 11 तक में है। तो हमारा आर्टिकल 5 में, भाग 2 के आर्टिकल 5 में कह रहा है कि प्रारंभ से यानी कि प्रारंभ से कह रहा है तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। अगर 15 अगस्त 1947 से जो लोग भारत में हैं, जो भारत में है 15 अगस्त 1947 तक जो भारत में है उनको नागरिकता दी जाएगी, उनको नागरिकता दी जाएगी। हमारा ये 5 अनुच्छेद में बताता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए 6 में। देखिए 6 क्या कर रहा है, 6 कुछ नहीं कर रहा है, 6 परमिट रूल को लागू कर रहा है। तो ये पूछता है बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में कि परमिट रूल किस अनुसूची में है, तो हमारा अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 6 में है, भाग 2 के अनुच्छेद 6 में है। इसमें बोल रहा है कि जो लोग पाकिस्तान से, पहले बंटवारा हुआ, बंटवारा कौन किया, तो पहले नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया ये समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे। देखिए नागरिकता का सिद्धांत हमारा अरस्तु दिए थे, अरस्तु साहब दिए थे, अरस्तु। अब विभाजन कौन किया था, भारत का विभाजन कौन किया था, रेडक्लिफ। देखिए भारत का विभाजन रेडक्लिफ किया था और नागरिकता का सिद्धांत अरस्तु दिए थे। और ये नागरिकता जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। विभाजन कौन किया था भारत का, तो रेडक्लिफ किया था। सिद्धांत किसने दिया था, तो अरस्तु ने दिया था। नागरिकता का सिद्धांत अरस्तु ने। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। हम अभी 6 के बारे में समझते हैं, अनुच्छेद 6 के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 6 के बारे में देखिए अनुच्छेद 6 क्या बोल रहा है। पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में आए थे, 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी, उनको नागरिकता मिल गई थी। बट जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे, 19 जुलाई 1948 के बाद उनके लिए परमिट रूल लागू किया गया था। तो परमिट रूल किस अनुसूची में है, परमिट रूल अनुच्छेद 6 में, भाग 2 के अनुच्छेद 6 में है। अब अनुच्छेद हमारा 7 क्या कह रहा है, 7 कुछ नहीं कह रहा है, 7 भी यही कह रहा है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, 1 मार्च 1947 को, अब वही जब पाकिस्तान में मारधार हुआ तो भाग करा इंडिया में कि बाप रे बाप पाकिस्तान बहुत ख़राब है, आतंकवाद का ये मेला है, पाकिस्तान आतंकवाद के मेला है। तो ये पाकिस्तान गए थे और फिर पाकिस्तान से लौट के इंडिया में आए थे, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। देखिए क्या कर रहा है, 1 मार्च 1947 के
1947 तक जो आए हैं, 1 मार्च 1947 तक जो आए हैं पाकिस्तान से इंडिया में, उनको नागरिकता दी जाएगी। अब क्या कह रहा है 8 देखिए बड़ी मज़ेदार है। 8 को देखिए बड़ा मज़ेदार है। 8 कह रहा है कि जो लोग इंडिया के रहने वाले हैं, जो लोग इंडिया के रहने वाले नागरिक हैं और विदेश में जाके काम कर रहे हैं या विदेश में जाके बस गए हैं और विदेश में अपना बिजनेस खोल लिए, विदेश में अपना शादी ब्याह कर लिए, विदेश में सब कुछ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश में घूमने गए, भ्रमण, विदेश भ्रमण या विवाह कर लिए या बिजनेस कर लिए या विदेश में आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं की जाएगी। 8 कह रहा है। देखिए अभी 9 में बाकी है, 9 में देखिएगा तो और भी कुछ कह रहा है, इसी से रिलेटेड कह रहा है। 8 में कह रहा है कि विदेश में भ्रमण करिए, विदेश में विवाह करिए, विदेश में घूमिए, विदेश में बिजनेस करिए, विदेश में घर बनिए, मकान बनिए, कुछ भी करिए, बट विदेश का नागरिकता मत लीजिएगा, नागरिकता मत लीजिए, नागरिक मत बनिएगा। विदेश के अगर नागरिक बनिएगा तो चल जाइएगा, यानी कि सटलता गुइला। अगर विदेश के नागरिक आप प्राप्त कर लिए, अगर ये सारा काम करने के बाद में विदेश के नागरिक प्राप्त हो गए, नागरिकता ले लिए, तो आपको इंडिया के भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। वही हमारा अनुच्छेद 9 बता रहा है। 9 क्या बता रहा है कि विदेश के अगर नागरिकता लिए तो भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। अगर भारत की नागरिकता बना रहना चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं तो विदेश में सारा काम करिए, विदेश के नागरिकता मत लीजिए, अगर लिए तो यहाँ के ख़त्म हो जाएगा। हमारा 9 बता रहा है। 10 में क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है, 10 में कि भारत के नागरिकता बनी रहेगी, भारत के नागरिकता बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई देशद्रोही काम ना करे कोई, तब तक। अगर कोई पागल हो जाए, बाई जगह कोई हमारा गेस्ट आए बाहर से, जैसे कि रूस के हमारा पुतिन साहब है और कोई गाली देने लगा, तो उसको नागरिकता ख़त्म कर दी जाए। किसी को पागल होगा तभी नहीं कह देगा। पुतिन तो फेवरेट है देश के लिए, भारत देश के लिए खास करके, उसको क्यों गाली देगा? उसको गाली देने वाला को सोचना पड़ेगा, पुतिन है, कब उठवा लगेगा कोई ठीक नहीं है। तो भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देशद्रोही काम ना करे तब तक। 10 में कह रहा है। अब 11 में क्या कह रहा है? 11 में कह रहा है बस कुछ नहीं, कानून को पास करेगी संसद। कानून कौन पास करेगी? तो संसद। कानून कौन पास करेगी भाई? तो संसद। संसद कानून को पास करेगी। और कानून बनाएगा कौन? कानून बनाएगा गृह मंत्रालय। देखिए 11 तक हो गया। देखिए नागरिकता के बारे में आपको बता देते हैं कुछ चीज़ें जो एग्जाम में पूछती है। नागरिकता का अधिनियम। नागरिकता का अधिनियम कब आया था? 1955 में। संशोधन देखिए कब कब हुआ था। संशोधन देखिए हमारा पहला 1986 में हुआ था, दूसरा 1992 में हुआ था, तीसरा हमारा 2003 में हुआ था, चौथा हमारा 2005 में हुआ था, पाँचवा हमारा 2019 में हुआ था। देखिए नागरिकता का अधिनियम 1955 में आया था, पहला संशोधन 1986 में, दूसरा 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2019 में। 86, 92, 3, 5, 19 ऐसे याद करेगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता प्राप्त करने की भूमिका। एक जन्म के आधार पे, दूसरा एक जन्म के आधार पर, एक हमारा वंश के आधार पे, तीसरा
एक पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पे। पंजीकरण मतलब कि 7 साल अगर भारत में रह रहे हैं, 7 साल से भारत में रह रहे हैं, कोई काम गलत नहीं किए हैं, तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। चौथा बोल रहा है देशीकरण, देशीकरण मतलब कि 10 साल से भारत में रह रहे हैं, तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। दी जाएगी नहीं दी जाएगी, ये गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा। 5 कर है भूमि अर्जित, जैसे कि सिक्किम को भारत की राज्य बनाया गया, तो उसका सिक्किम में जितने लोग हैं उन सबको भारत की नागरिकता दी गई। तो भूमि अर्जित पर भारत की नागरिकता मिल सकती है, देशीकरण पर, पंजीकरण पर, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर। ये हमारा 5 नागरिकता के संशोधन हुआ था 86, 92, 3, 5, 19, 86, 92, 3, 5, 19। इससे हमारी नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता को रद्द की जा सकती है। एक हमारा त्याग से, यानी कि हम भारत की नागरिकता त्याग करके और विदेश की नागरिकता प्राप्त किए। एक हमारा बर्खास्त कर सकती है, बर्खास्त की जा सकती है। किसी के भी नागरिकता को बर्खास्त की जा सकती है, जैसे कि पागल है जो, तो उनका नागरिकता को ख़त्म की जा सकती है, एक अब आइए हमारा भाग 3 में। भाग 3 से पहले देखिए, हमारा भारत जो है ना, आपको बताते हैं कि 8वीं सदी से ही दूसरे को शरण देते आया है। 8वीं सदी से ही दूसरे को शरण देते हुए आया है भारत। 8वीं सदी से ही दूसरे को शरण देते हुए आया है। जैसे कि ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा भारत हो गया, भारत है, ये हमारा भारत हो गया। मान लीजिए कि हमारा भारत हो गया। देखिए, ईरान से पारसी लोग आए थे, ईरान से 8वीं सदी में, पारसी लोग। अफ़गानिस्तान से 1979 में लोग आए थे, 1979 में। 1947 में देश राजवता ईसाई लोग आए थे। जितने लोगों को देखिए जाति या धर्म के आधार पे प्रताड़ित किया गया है, उतने लोगों को भारत ने शरण दिया है 8वीं सदी से ही। यहाँ पर ईरान में पारसी लोगों को सताया गया था, तो भारत में शरण मिला था। अफ़गानिस्तान में रसिया युद्ध किया, रसिया के युद्ध चला, तो वहाँ से लोग प्रताड़ित होकर 1979 में आए। फिर श्रीलंका से तमिलों को सताया गया, तो 1980 में आए, 1980 में। फिर ये बांग्लादेश में, पाकिस्तान, ये कचरा देश है पाकिस्तान, कुत्ता है ये। पाकिस्तान को जितना कर दीजिएगा उतना कम पड़ जाएगा। ये बांग्लादेश को एकदम गलत नज़र से देखता था। इसके बारे में पढ़िएगा इतिहास तो बहुत, इसके बारे में एक वीडियो हम बना देंगे। बहुत गंदा किया है काम, इससे कितना लड़ाई भी हुआ। तो ये जब यहाँ से गलती किया पाकिस्तान वाला बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश से लोग प्रताड़ित होकर 1971 ईस्वी में, 1971 में शरणार्थी बनकर आए। अब हमारा यहाँ पर म्यांमार के, यहाँ पर है म्यांमार से आए लोग रोहिंग्या 2015 में रोहिंग्या एक मुद्दा बना था। यहाँ पर तिब्बत में चीन वालों ने हमला किया था 1959 में। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग आए थे 1959 में। देखिए, 8वीं सदी से ही भारत ने शरण दिया है दूसरे को। जो लोग भारत के बारे में जो लोग न्यूज़ देखता है एनी टाइम, तो वो तो न्यूज़ वाला क्या करेगा? न्यूज़ वाला कभी बढ़िया नहीं बताता है, बढ़िया नहीं बताता है। जो न्यूज़ देखेगा वो लड़ाई झगड़ा करेगा। 1947 में आपको दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर 1947 में ईसाई लोग, फिर 1971 में बांग्लादेश से, फिर 1980 में आया श्रीलंका, 1979 में आया अफ़गानिस्तान से लोग, फिर 2015 में आया ये म्यांमार से रोहिंग्या, फिर 1959 में आया तिब्बत से लोग। 8वीं सदी से ही देखिए, 8वीं सदी से ही भारत ने शरण दिया है दूसरे को। तो यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत। भाग 3 में कहाँ से है? तो हमारा 12 से 35 अनुच्छेद तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक है। कितना है? 12 से 35 तक। देखिए, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में है। क्या है? मौलिक अधिकार यहाँ पर लेते हैं। मौलिक अधिकार, देखिए आप बताते हैं कि मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से आया है। अमेरिका से आया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से आया है। मौलिक अधिकार कौन से अधिकार है? तो नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार।
नैसर्गिक अधिकार। मौलिक अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार को निलंबित करती है कुछ समय के लिए, निलंबित करती है राष्ट्रपति। निलंबित करती है मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित करती है राष्ट्रपति। और प्रतिबंध हमारी संसद लगा सकती है। प्रतिबंध संसद लगा सकती है। देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लाया गया है। मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को कुछ समय के लिए, और मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की संसद के पास हो सकती है। तो यहाँ पर समझ गइए। अब हम 12वीं स्टार्ट करते हैं, अनुच्छेद 12वीं स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 12वीं में क्या कहता है? परिभाषा, यानी कि 12 परिभाषा यानी कि राज्य या स्टेट। जैसे कि स्टेट मतलब कि ये जो हम लोग रह रहे हैं वैसा स्टेट नहीं, राज्य। ये ऐसा होता है जैसे कि एक यूपीएससी भी एक अपने आप में स्टेट है, आरबीआई भी एक अपने आप में स्टेट है, और हमारा ये रेलवे जो होता है रेलवे, वो भी एक अपने आप में स्टेट है। एक बीसीसीआई भी एक अपने आप में स्टेट है। प्राइवेट कंपनियां भी एक अपने आप में स्टेट होती है, उसका अलग अलग एक रूल होता है। सबसे बड़ा अगर स्टेट देखा जाए तो रेलवे है अपने आप में। इसके पास ट्रेनिंग, एग्जाम सेंटर, सारा चीज़ है इसके पास, अपना पुलिस है और अपना सारा चीज़ रेलवे के पास है। आरबीआई भी एक अपने आप में स्टेट है। तो यही बताया है 12 में, राज्य स्टेट, यानी कि जैसे कि यूपीएससी, आरबीआई, बीसीसीआई अपने आप में सब स्टेट है। बीसीसीआई को अब सरकार कहेगा कि यहाँ पर क्रिकेट होगा, वो सब बीसीसीआई डिसाइड करेगी, वो कौन होता है देने वाला। बट ये स्टेट अपने आप में जो होता है, यूपीएससी, आरबीआई या बीसीसीआई जो भी होता है, वो लोग अपना कानून बनाता है, बट वो अपना कानून संविधान के अंदर बनाता है, संविधान को उल्लंघन करके नहीं बनाता है। जो भी अपना कानून ये बनाता है संविधान के अंदर में ही रह के बनाता है, इसका संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए। 13 में है अल्पीकरण अधिकार, यानी कि लिमिट है। देखिए, अल्पीकरण मतलब कि इसलिए बोला है कि आपको भारत देश में घूमने का पूरा अधिकार है। भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के, किसी भी चीज़ के, किसी भी इंसान की अनुमति की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं भारत में। तो वही बताया है कि लिमिट की मतलब कि ऐसा मत करिएगा कि आपको अधिकार है तो किसी का राइट टू प्राइवेसी, मतलब किसी का बेडरूम में घुस जाए, उसका राइट टू प्राइवेसी है तो उससे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उस पर मारपीट सकते हैं, मुँह हाथ सब फोड़ देगा। इसका मतलब ये नहीं कि घूमने की आज़ादी है तो हम किसी का बेडरूम में घुस जाए, ऐसा नहीं है। तो वही बता रहा है 13 अल्पीकरण अधिकार, यानी कि लिमिट में आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी प्रकार के काम कर सकते हैं, वैसा काम जिससे कि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, उस काम से दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, उस तरह के काम आप कर सकते हैं। ये 13 बताता है। अब 14 क्या कहता है? 14 देखिए, अल्पीकरण हो गया, परिभाषा हो गया। अब 14 कह रहा है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून के समक्ष समानता। तो विधि हो गया, विधि के समक्ष समानता हो गया। अब लोक नियोजन अधिकार, यानी कि सरकारी नियोजन अधिकार। सरकारी नियोजन अधिकार 15 में है लोक नियोजन यानी कि सरकारी नियोजन। तो आप यहाँ तक समझ गए। 12 में परिभाषा है, राज्य स्टेट अपने आप में स्टेट होता है, यूपीएससी, आरबीआई, बीसीसीआई जो भी प्राइवेट, ये अल्पीकरण अधिकार है जो लिमिट में रह सकता है, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। 14 कह रहा है विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता, सब बराबर होंगे। 18 कह रहा है लोक नियोजन यानी कि सरकारी नियोजन में सब बराबर होंगे। बस देखिए, लोक नियोजन जो है ये 16 में है, लोक नियोजन 16 में। 15 में है जाति, धर्म, लिंग के आधार पे, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी प्रकार के छुआछूत नहीं कर सकते हैं। वो हमारा 15 अनुच्छेद में बताता है। 16 में लोक नियोजन, सरकारी नियोजन। 17 में बता रहा है, 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत है,
अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत।